नमस्कार। पहला वीडियो बना रही हूँ। मैं प्रोफ़ेशन से डॉक्टर हूँ और इतने वर्षों में मैंने ये पाया कि लोग डिप्रेशन के बहुत शिकार रहते हैं। अवसाद जो इस जीवन काल में रोज़मर्रा की खुशियों की तरह बार बार आता रहता है। खुशियाँ तो थोड़े समय के लिए टिकती हैं, लेकिन अवसाद लंबे समय तक रहने वाली व्यथा है जिसे हम शब्दों में कह नहीं पाते। जो लोग स्विमिंग जानते हैं उन्हें पता होगा कि डाइव करने के बाद सांस रोककर पानी की सतह से ऊपर उभर कर आने में समय लगता है। तब तक सांस रोककर शरीर को स्वयं ही सतह तक पहुंचने देने पर ही सर्वाइवल है। आप पानी के नीचे सदैव नहीं रह सकते। ऐसे ही डिप्रेशन के समंदर में ऊपर उठने की प्रक्रिया है। आपका ध्येय जतन लगाकर, हाथ पैर मारकर, अपनी सांस वापस खींचने का प्रयत्न करके ऊपर उभर कर आना है। अवसाद में डूबे लोग बहुत हैं। कभी सड़क किनारे बैठकर आते जाते लोगों के माथे पर चिंता की रेखाओं का जाल देखें। शालीन कपड़ों में ढका उदास चेहरा और सुबह स्कूल जाते अध जगे बच्चों के चेहरे। प्रफुल्लित होने के लिए कोई एक कारण चाहिए, लेकिन दुख के अनेक कारण हैं। उन्हें ढूंढने के लिए कोई खास प्रयत्न नहीं करना होता है। अवसाद का सबसे बड़ा कारण है अपनी अपेक्षानुसार सफलता न पाना। कौन पाता है मनवांछित सफलता? आप कितनी जल्दी अपने मन मुताबिक सफलता को पा सकते हैं? सफल के नाम पर सिर्फ फ्रोज़न पीस, मटर का पैकेट ही याद आएगा आपको। रोज़ पढ़ने में आती है सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ, जिसमें उनके स्ट्रगल का धुंधलापन दिखाकर, नोटों का ढेर दिखाकर ये कहा जाता है कि बस इतनी सी मेहनत से सक्सेसफुल हो गए। एक एक दिन की तपस्या को खुद भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले लोग कभी अपनी तपस्या के बारे में कम बताते हैं। आप मुड़कर मत देखें। बीता समय दोबारा नहीं आएगा। खोए बिसरे लोग नहीं मिलेंगे दोबारा, और मिल भी गए तो वो आत्मीयता नहीं बचेगी। धूल की परतें बहुत जल्दी चढ़ जाती है हर रिश्ते पर। मनुष्य की प्रकृति है अक्सर अवसाद में चले जाना। यह बीमारी तब बन जाती है जब वह आपके शरीर और मन को लंबे समय तक घायल करने लगे। आपकी दिनचर्या बिगड़ जाती है और आप अकेले थकेले पड़ जाते हैं। जैसे आपका खाया हुआ भोजन आपके ही शरीर को पोषण देता है, वैसे ही आपकी मनस्थिति केवल आपको हानि पहुंचाएगी। यह मत सोचिएगा। परिवार के किसी भी एक सदस्य का मूड अगर खराब हो तो पूरा परिवार सहमा रहता है। आप निकलिए अवसाद डिप्रेशन से। सबसे पहले मंथन करें कि क्या कारण है जो आप दुख में समय काट रहे हैं। मेरी समझ से वित्तीय स्थिति, नौकरी, खर्चा, बच्चों की फीस, किराया, बिजली का बिल, राशन, परिवार की अपेक्षाएं और आपसी संबंध, ये सब अक्सर अवसाद की तरफ इंसान को धकेल देते हैं। कई बार आदमी कितना भी हाथ पैर मारे पर खर्चे पीछा नहीं छोड़ते, और ऐसे में एक भी परिवार का सदस्य अगर बीमार पड़ जाए तो दवा और इलाज का खर्चा साथ में जुड़ जाता है। इन दैनिक खर्चों को कम करने का तरीका है। बचत करने के भी उपाय हैं, उन पर विचार करें। आमदनी को बढ़ाना और खर्च कम करने से ही थोड़ी बचत हो पाएगी। पति पत्नी दोनों को ही जीविका के विषय में निर्णय लेना चाहिए। परिवार के हर सदस्य को कुछ न कुछ काम करके भले ही थोड़े ही रुपए कमाए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए।
हम बात मिडिल क्लास की कर रहे हैं, जो दिखावे के लिए बेतहाशा खर्च करते हैं और लोन लेकर सब सुविधाएं जुटाने में लग जाते हैं। शादी, पार्टी, जन्मदिन, एनिवर्सरी, त्योहार और मेहमान नवाजी में काफ़ी फजूल खर्ची होती है। डू नॉट बाय इफ़ यू डोंट नीड इट। बिल्कुल ना खरीदें। ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल नहीं। गिफ्ट बांटना ज़रूरी नहीं है, अपना पैसा बचाएं। अवसाद का एक बड़ा कारण है डेथ इन द फैमिली, निकट परिवार के सदस्य की मृत्यु। पड़ोस में या ऑफिस में किसी कलीग की अचानक डेथ हो जाना, घर के पालतू की मृत्यु, चाहे वो अपनी उम्र पूरा कर चुका हो। दुख तो होता ही है। मृत्यु केवल उसे नहीं मारती जो चला गया। पीछे रह गया परिवार कई महीनों तक रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करता है। इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी, विभाजन, लेन देन, नाराज़ रिश्तेदार, सामान झपटने के लोग और मरे हुए व्यक्ति का सामान नहीं लेने वाले भी बहुतियात में हैं। आपका समय बहुत बर्बाद होगा। ये प्रोग्राम लंबा चलता है। परिवार के सदस्यों की आपसी मतभेद उभर कर आ जाती है और आदमी ठगा हुआ महसूस करता है। अक्सर किसी एक सदस्य पर यह सारा बोझ डाल दिया जाता है और बाकी सब शांत रहते हैं। कैसे निकले इस अवसाद से, डिप्रेशन से? सबसे पहले आपको पहचानना है कि परिवार के किसी सदस्य में या आप में डिप्रेशन के लक्षण हैं क्या। अक्सर लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बात करना बंद कर देते हैं लोग, खाने पहनने में रुचि खत्म हो जाती है, बदपरहेजी, नींद ना आना, बिस्तर में पड़े रहना, शरीर में दर्द, अपने शरीर की तरफ ध्यान न देना, स्नान करने में शिथिलता, गंदे कपड़े, अव्यवस्थित लुक, गुस्सा, बात बात पर खींचना, अपशब्द बोलना, रोना और सबसे अपने दिवंगत के बारे में बार बार बात करना। किसी भी अच्छे मौके पर भी दूसरे के यहाँ अपनी व्यथा को निरंतर बताना। मोटे मोटे शब्दों में आप डाइव मारकर तले पर ही बैठे रहने को अपनी नियति मान लेते हैं और उबरकर गहरी सांस नहीं लेना चाहते। कोई दूसरा आपका हाथ पकड़कर पानी की सतह पर नहीं लाएगा, यह आपको स्वयं करना होगा। निकलिए, हाथ पैर मारिए, व्यथा के समंदर की सतह पर आने की कोशिश करें। आप हमेशा के लिए डूबकर केवल अपना विनाश करेंगे और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया चलती रहेगी। आप क्या करें? हो सके तो शब्दों में लिखें या उनके संग बैठें जो स्वयं इस दुख से उबर रहे हो। अपना सोना, खाना पीना नियमित रखें। आप अपनी इच्छा से देह त्याग नहीं कर सकते। अगर सुसाइड का सोच रहे हैं तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलकर दवा ज़रूर लें। कुछ समय के लिए नियमित दवा उपचार कराने से आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ वापस काम करने लगेंगे। जल्दीबाजी ना करें, ना सामान डिस्पोज ऑफ करने में, ना ही दोबारा शादी करने में, अगर आपका जीवन साथी थोड़ा जल्दी प्रस्थान कर गया है। अपने हृदय को हील होने का समय दें। शरीर पर लगी चोट हफ्ते 10 दिन में ठीक हो जाती है। टूटी हड्डी भी 6 हफ्ते में जुड़ जाती है, लेकिन दुख से उबरने में थोड़ा समय लग सकता है। यह समय सबके लिए थोड़ा अलग अलग हो सकता है। सहन शक्ति को आजमाने का यही समय होता है। अपने शरीर को ध्यान दें। स्नान, साफ सफाई, पोषण, भोजन, कपड़ों का विशेष तौर पर ध्यान दें। यह आपकी निजी जिम्मेदारी है। साफ चादर पर सोएं और प्रार्थना करें। खुले वातावरण में सुबह शाम निकलें। घर के कमरे में बंद होकर रोने से काम नहीं चलेगा। रोने की इच्छा हो तो जी भर कर रोए। इससे सस्ता कोई इलाज नहीं है। याद कीजिए, आप आखिरी बार कब रोए थे? कुछ क्षण इतने भावुक होते हैं कि स्वतः आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें रोके मत। कोशिश करें कि नेगेटिव बात करने वालों से बचे रहें। आपको दूसरों पर आश्रित रहकर किस प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है,
इसको सचेत करने वाले बहुत मिलेंगे जो आग लगाकर निकल लेंगे। वो आपको दबी आवाज़ में अपने हक के लिए लड़ने की सलाह देकर आपके परिवार में लड़ाइयाँ करवाने से तृप्ति पाएंगे। एक मौत परिवार को शीशे की तरह तोड़ देती है। ऐसे में सबको एकजुट होकर विश्वास के साथ सहयोग करना चाहिए। खर्चा कौन करेगा? बात यहाँ आकर अटक जाती है। अगर आप सक्षम हैं तो अपनी क्रियाकर्म, अपने इलाज और अपने अंतिम दिनों के बारे में सोचकर एक बजट बनाकर रखें और चैन से प्रस्थान करें। याद रखें कि जितना लगेज कम होगा और पीछे छोड़कर जाने वाली समस्याएं कम होंगी, उतना ही आपको मृत्यु के बाद आदर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम डॉक्टर संगीता गोयल है। मैं मेरठ से हूँ। मेरा अपना पेन क्लिनिक है और साथ में पैलिएटिव केयर मैं प्रोवाइड करती हूँ। जिन्हें ज़रूरत पड़े वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। थैंक यू।